मैम आपकी क्लास लाइव कर दी है। जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ISLM कंप्लीट कर लिया था एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी मैंने आपको, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, इस ज्यादा नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। दिस इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस कौन सी? एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। ऑल ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, सारी गुड्स एंड सर्विसेज की, फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ one country like home country with rest of the world. अगर किसी को थोड़ी सी भी अकाउंट्स की नॉलेज है तो अकाउंट क्या होता है? एक दो साइड्स होती है उसमें, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। क्रेडिट मींस आपका बैंक अकाउंट तो सबका ही होगा। आपके बैंक अकाउंट में जब भी आप कुछ डिपॉजिट करते हो तो वो क्या शो करता है? क्रेडिट। वो आपको मैसेज आएगा कि योर इतने रुपीस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। जब भी आप कहीं स्पेंडिंग करते हो कार्ड से या यूपीआई से या कैश से, तो आपके अकाउंट से ना वो पैसे डेबिट के मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे जो है वो डेबिट हो गया। सो क्रेडिट व्हाट कम्स इन, आपके अकाउंट में क्या चीज जा रही है। डेबिट व्हाट गोज आउट, आपके अकाउंट से क्या चीज बाहर जा रही है। ठीक है। सो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्रेडिट क्या है? हमारे जो है एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स। इंपोर्ट्स क्या है? हमारे डेबिट्स है बेसिकली। So the balance of payment account is basically the balancing of all these things. Now इसके भी दो ही साइड्स हैं, क्रेडिट एंड डेबिट ऑब्वियसली। इसका नाम से ही आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि बैलेंस। बैलेंस मींस मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स। जो बाहर से चीजें आ रही हैं, बाहर से जो पैसा जा रहा है, इन दोनों के बीच में बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ ऑल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ जो बेसिकली ऑल दी क्रेडिट एंड डेबिट साइड। ठीक है। सो इसके बेस दो अकाउंट्स हैं। फर्स्ट है करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, पहले हम करंट अकाउंट की बात में करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट। आई ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, बट अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पहले ही चैट बॉक्स में लिख दीजिए कीजिए एंड प्रॉपर लिखिए करिए कि क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट पूरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखना कि आधी अधूरी नहीं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स all record transactions from trade in goods and services. कोई भी goods and services का जो हम ट्रेड कर रहे हैं, that means trade means imports and imports. कोई भी goods and services का जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो किस में इंक्लूड होता है? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, कोई भी विजिबल कमोडिटीज, ऑल दी विजिबल गुड्स जिसको आप टच कर सकते हो, एंड सर्विसेज जो कि इनविजिबल गुड्स होती हैं जिनका हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज, right? So goods and services, two components are there. First, goods which is visible, जैसे कि imports of
ऑयल आज की डेट में बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऑयल की, एंड इंपोर्ट्स ऑफ एनी कमोडिटी, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है या फिर क्लोथ्स हैं, शूज हैं, कोई किचन की आइटम्स हैं, या कार है, या कोई फर्निश्ड आइटम्स हैं, कुछ भी एनीथिंग, कोई टॉयज हैं, एनीथिंग गुड्स जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज ट्रेडेड करंट अकाउंट में। हम वो चीज इंक्लूड करते हैं। फॉर मींस करंट अकाउंट में इंक्लूड करने का मीनिंग है बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इट्स नॉट ओनली द एक्सपोर्ट्स, इट्स नॉट ओनली द इंपोर्ट, दोनों साइड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी और इंपोर्ट्स भी, राइट। सेकेंड चीज क्या है? सर्विसेज। नाउ व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज जैसे मैं आपको क्लास दे रही हूं, आपकी बजाय मैं फॉरेन कंट्री में क्लास देती तो वो चीज इंक्लूड हो जाती एक्सपोर्ट्स में। सर्विसेज, कोई भी टाइप ऑफ सर्विसेज, यू कैन से यू डॉक्टर की सर्विसेज, कोई लॉयर सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, एनी टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऑल दी सर्विसेज जो हैं वो सारी की सारी किस में कवर होती हैं? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेकेंड आइटम जो कि इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन है, कोई भी इनकम बेसिकली अकाउंट होती है, ठीक है। इसमें एक चीज आ गई गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी चीज आ गई सारी की सारी इनकम्स जहां पे भी जनरेट की गई है फॉरेन कंट्री में या इंडिया में बाय द फॉरेनर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम या एंड देन ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांसफर्स related to the government and the other sector, and this is all about the goods and services and all that, ठीक है। So the capital account consists of, current account consists of goods and services, जो भी इनकम जनरेट हुई है जैसे ट्रांसफर, पेमेंट्स एक्सेट्रा, वो सारी की सारी यहाँ इंक्लूड होगी करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। Any question till now? Rest of the world. Yes, exactly. It's like interest, profit, dividend, anything. Okay. Any other question? कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम भी? साथ साथ लिखा करो बच्चे, एंड में लिखते हो तो फिर हम बाद में वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। सो प्लीज साथ साथ लिख दिया कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स हो। इज द कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ करंट अकाउंट आपको पता है क्या है? करंट अकाउंट, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस, एनीथिंग, ऑल दी थिंग्स रिलेटेड विद ऑल दिस। कैपिटल अकाउंट इज एक्चुअली मेड टू मेकिंग अ बैलेंस इन द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कि जो करंट अकाउंट में अगर कोई इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने एक्सपोर्ट्स किए 100 करोड़ के, बट हमारे जो है इंपोर्ट्स जो हैं वो हो गए हैं 150 करोड़ के, ठीक है। अब जैसे ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं तो हमारे ऑब्वियसली इंपोर्ट्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सो दैट मींस करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? 50 करोड़ का, राइट।
तो अब मेरे पास ये 50 करोड़ कहाँ से आएंगे? मुझे तो अकाउंट को बैलेंस करना है ना, मुझे पैसा देना है, बाहर वालों को 50 करोड़ एक्स्ट्रा देना है, कैसे आएगा वो ट्रांजैक्शन? इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एक कैपिटल अकाउंट जो है वो बेसिकली क्रिएट किया गया इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो द कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली मेड actually to make a balance in the current account. अब है क्या ये? It is a financial account. जो कैपिटल अकाउंट है मेरा वो कौन सा अकाउंट है? This is basically a financial state account. स्टेटमेंट तो हमारी पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है. This is a financial account of the balance of payment. इसमें है क्या? इसमें जितनी भी इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू नो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी नॉन फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर्स, एड्स, लोन, कुछ भी, सारी की सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट में. आई रिपीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या आता है? ऑल दी फाइनेंशियल आइटम्स, all the, it's a financial accounts, all the financial statements, basically जितनी भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो एक कंट्री की रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ, ठीक है, जिसमें आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट होती है, या फिर यू नो कोई भी और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट से हमें, जैसे कोविड के टाइम पे हमें बाहर से लोन, एड मिली, लोन्स मिले, ये सारी की सारी चीजें, या हमने किसी को एड दी या लोन दिया, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली थी कि मेरे 50 करोड़ का जो है बैलेंस, जो डेफिसिट है, तो दैट मींस करंट अकाउंट का जो बेसिकली कितना डेफिसिट हो गया? 50 करोड़, ठीक है. अब सिमिलर अमाउंट का मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सरप्लस शो करना है, so that ये जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो जाए? टोटल बैलेंस हो जाए. थर्ड थिंग, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो हैं वो क्या होती हैं? गिफ्ट्स, डोनेशंस. कुछ कंट्रीज में ये अलग से अकाउंट है, कुछ कंट्रीज में ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है. यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये जो भी वन वे ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स है तो वो तो आप ऑब्वियसली ये रिटर्न में थोड़ी ना दोगे, या कोई डोनेशंस है वो रिटर्न में थोड़ी ना दोगे. जो चीज आपको रिटर्न में देनी है, नहीं देनी, सॉरी, वो क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है. सो दो टर्म्स, सॉरी, पहले यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो. टीआई इनविजिबल होता है. टीआई मींस व्हाट? सर्विसेज इनविजिबल होता है. अब टीआई आपका बीच में क्या है ये मुझे समझ नहीं आया. अदरवाइज सर्विसेज इज इनविजिबल ऑब्वियसली. अब आप जो बोल रही हैं उसको टच थोड़ी कर सकते हो.
या मेरे माइंड से अपने आप थोड़ी निकाल सकते हो, मैं बोलूंगी आप उसको सुनोगे तो फील करोगे तो उसको समझोगे. सो दिस इज सर्विसेज, यू कांट टच माय वर्ड्स. गॉट इट? जैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, वो बीच वो आपको सिर्फ चेक करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. मेडिसिन आर नॉट सर्विसेज, दे आर गुड्स. बट प्रिस्क्रिप्शन के क्या, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, वो चीज एक सर्विसेज है. दैट इज यू नो नॉट इन, मीन्स उसको आप टच नहीं कर सकते. ठीक है आरती, आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपका रिप्लाई किया कि नहीं किया, बट आप अगर आप क्वेश्चन अगर नहीं रिप्लाई किया तो प्लीज आप क्वेश्चन को इलैबोरेट कर दीजिए. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ देयर आर टू टर्म्स. वन इज balance of trade, other one is balance of payment, right? Two terms are there, balance of trade and balance of payment. Balance of trade, कोई बहुत टाइम ना ये बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड समझ रहे हो, मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के ही रिलेट है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम BOT भी बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स of only visible goods. जैसे कि कॉफी, टी, फ्रूट्स, ऑयल, टॉयज, etc. Balance of trade includes only visible goods, याद रखना. Whereas balance of payment includes visible as well as invisible goods. Balance of payment includes both visible as well as invisible goods, whereas balance of trade only includes visible items. Means ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑलवेज बैलेंसेस, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है करंट अकाउंट में होके उसको हम बैलेंस मींस कैपिटल अकाउंट से उसको क्लियर करने की क्लियर कर देते. ठीक है. Whereas balance of trade can be favorable, favorable मतलब होता है कि जहां पे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, and can be unfavorable जहां पे इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट. ये जो अकाउंट है ये बैलेंस नहीं भी होगा, ये फेवरेबल भी हो सकता है. This can be favorable. Favorable means यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है इंपोर्ट्स है, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है. ठीक है. और इट कैन बी अनफेवरेबल मीन्स imports can be greater than the exports, right? Fine. But बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस में रहेगा. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जब भी गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी बनाती है वो किसका ध्यान रखती है? वो
बैलेंस ऑफ पेमेंट का ध्यान रखती है, वो इसका ध्यान रखती है, मींस ट्रेड पॉलिसी में। बट ऑब्वियस है कि जब भी ट्रेड पॉलिसी बनेगी विजिबल एंड इनविजिबल आइटम दोनों के लिए बनेगी, राइट। सो बट इसमें ऑलरेडी ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बट मेन स्ट्रेस किस पे दिया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, क्योंकि ये एक कंप्लीट पिक्चर इकोनॉमी की शो करता है। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। कितना इंपोर्ट आया, कितना एक्सपोर्ट आया, कितना बाहर से हमने पैसा एड में लिया, कितना लोन में दिया, कितना इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करी, कितना हमें इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हुई, कितना हमने बाहर वालों को डोनेशंस दी, कितना हमें डोनेशंस आई, कितना हमने उनको गिफ्ट्स दिए, कितने बाहर से गिफ्ट्स आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अबाउट द complete picture of the one economy with the rest of the world is nothing but your balance of payment. I hope difference clear है balance of trade and balance of payment का। Invisible goods बच्चे services, capital account में बच्चे capital account is related with the financial transactions, means के गवर्नमेंट ने कितना बाहर से लोन लिया, कितना बाहर लोन पेमेंट करी, कितना जो है गवर्नमेंट ने बेसिकली ट्रांजैक्शंस की, कितनी मींस कितना जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स करी, कितनी हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स दी, कितनी हमें इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हुई, एक्सेट्रा। ऑल दीज इंक्लूड्स अंडर द कैपिटल अकाउंट हेडिंग। ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली बच्चे कैपिटल अकाउंट का पार्ट रहता है। करंट अकाउंट की जो ट्रांसफर्स हैं वो वाली ट्रांसफर्स नहीं है, जो जैसे कि हमें ट्रांसफर पेमेंट्स मिलती हैं वो चीज नहीं है। क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली वो होती हैं, एक ट्रांसफर्स होती हैं जैसे बाहर से आपका कोई बाहर रह रहा है तो उसने आपको पेमेंट भेजी, वो इनकम जनरेट होगी आपकी, ठीक है, वो इनकम जो है वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होती है। बट अगर जैसे ट्रांसफर पेमेंट से आई किसी को, जैसे इंडियंस बाहर पहले जॉब कर रहा था, नाउ ही इज गेटिंग पेंशन, तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट रहेगा, ठीक है। नैरो मींस छोटा, वाइडर मींस बड़ा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक छोटा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट को क्लियर करता है, वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक वाइडर टर्म है, क्योंकि उसमें विजिबल गुड्स भी इंक्लूड है और इनविजिबल इंक्लूड है। As BOT is a wider concept as compared to BOT. BOT is a part of BOP, very right. I hope साक्षी, भावना, आरती आपको क्लियर हो गया होगा। साक्षी as well. You know, मैं आपको सिंपल थोड़े से कंपोनेंट्स की बात बताती हूँ करंट अकाउंट के। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, पहला कंपोनेंट व्हाट ऑब्वियस विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स डेबिट आइटम में जाता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, डेबिट में क्या जाएगा, ऑफकोर्स इंपोर्ट्स। क्रेडिट में क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं, राइट। सेकेंड विजिबल गुड्स,
डेबिट में इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, क्रेडिट में एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, राइट? देन द इनकम received, इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है? जो भी आपने पेमेंट्स करी हैं वो आपकी डेबिट आइटम में होगी, जो आपने पेमेंट रिसीव करी हैं वो आपकी रिसीप्ट्स जो हैं वो क्या होंगी, क्रेडिट आइटम में चले जाएंगे, ठीक है? कैपिटल अकाउंट में उनके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नाउ कैपिटल अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट एनी borrowings from borrowings and lendings, borrowings from the all transaction related to borrowing from the abroad by private sector, government, central bank, etc. कोई भी receipt of loans is a credit side है, कोई भी पेमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पे करी है वो क्या हो जाएंगी, डेबिट साइड. ऑल ट्रांजैक्शंस लेंडिंग टू बी अब्रॉड, कोई भी ट्रांजैक्शन हम बाहर वालों को दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, इन रिकॉर्डेड इन दी नेगेटिव साइड, यहाँ की डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. मींस एक तरह से जो चीज इन आती है वो क्रेडिट में है, जो चीज बाहर जाती है क्या है, वो डेबिट में है. सेकेंड, investment by rest of the world in the stock market, in the home market. For example, Indian market में बाहर वालों ने इन्वेस्टमेंट करी, वो क्या होगा, हमारी पॉजिटिव साइड. It brings up in the exchange rate as well. And दूसरी चीज जो हमने बाहर पे की, डेबिट साइड, ठीक है? जैसे मैंने अगर यूएस के शेयर खरीदे, वो कंट्री की क्या, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में. हाँ, अगर बाहर यूएस में कोई रह रहा, उसने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वो क्या हो गया, क्रेडिट साइड, ठीक है? सिमिलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी सेम. नाउ देन चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. Now foreign exchange reserves क्या होते हैं? Foreign exchange reserves होते हैं assets, financial assets जो गवर्नमेंट रखती है, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF के पास. Any change in the foreign exchange reserves जो बेसिकली इन्हीं रिजर्व्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है बेसिकली कितनी होगी. कोई भी हम विड्रॉल करते हैं उन रिजर्व्स में से तो वो क्या हो जाएगा, हमारी क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वो पैसा खर्चने के लिए आया. कहीं पे भी हम अगर उसमें पैसा रख रहे हैं, एक तरह से मैं आपको बताऊं एग्जांपल से, आपके पास कैश है, आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपके हाथ से डेबिट हो गया, ठीक है? अब आपने उसको विड्रॉ कराया तो आपके हाथ में क्रेडिट हो गया. आई होप you guys understood. इसमें I told you one thing. Oh sorry, मैंने लिखा नहीं. Change in reserve यूज करेंगे वर्ड, not reserves नहीं यूज करेंगे. Change in reserves मतलब रिजर्व्स में जो चेंज आया, राइट? क्योंकि रिजर्व्स तो हम पहले से रख रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 25,000 अभी हैं,
आप पिछले साल थे, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है तो आपके अकाउंट में 25,000 है ऑलरेडी जब हम डिपॉजिट करा चुके हो। अब 1 अप्रैल को अगर आप विड्रॉ करते हो तो वो चेंज इन रिजर्व होगा, ठीक है। अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हो तो वो भी चेंज इन रिजर्व होगा आपके अकाउंट में, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड चेंज इन रिजर्व्स, नॉट ऑन, हम इसको रिजर्व्स नहीं बोलेंगे, चेंज इन रिजर्व्स बोलेंगे। इन शॉर्ट, बोरिंग्स या लैंडिंग्स टू अब्रॉड इज द डेबिट आइटम। बाहर से जो हमारे अब्रॉड आ रहा है नेट क्रेडिट आइटम्स। इन्वेस्टमेंट बाहर जो हम कर रहे हैं वो डेबिट है, इन्वेस्टमेंट बाहर से जो आ रही है वो क्रेडिट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट है, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट आइटम है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? प्राची, नैरो का मतलब छोटा ही होता है, नैरो एंड वाइडर, छोटा और बड़ा, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है। नैरो मींस छोटा, वाइडर मींस बड़ा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स है इसलिए हम उसको नैरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल इनविजिबल दोनों है तो इसलिए हम उसको वाइडर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है, कोई उसमें इकोनॉमिक की कोई टर्म नहीं है, कुछ नहीं। फेवरेबल वो चीज होती है जो आपको फेवर करती है। आपके पास पैसा आएगा वो फेवरेबल हुआ, पैसा जाएगा वो अनफेवरेबल हुआ। आएगा, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तब आप 100 करोड़ के मेरे एक्सपोर्ट्स थे, 50 करोड़ के मेरे इंपोर्ट्स थे, ठीक है। अब मतलब मुझे बाहर वालों को ज्यादा पैसा देना है तो ये अनफेवरेबल हो गया। अगर मेरे एक्सपोर्ट्स 200 के हैं, 180 के मेरे इंपोर्ट्स हैं तो मेरे को क्या है, मेरे को 20 करोड़ जो है बाहर से पैसा आया है ज्यादा ट्रेडिंग करके, वो फेवरेबल हो गया। इकोनॉमिक ही है ये मैम। व्हाट्स दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बेटा मैं ना यहाँ पे पहली बार चैटिंग नहीं कर रही हूँ, सो इकोनॉमिक्स है या नहीं है, कुछ क्वेश्चन है या नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर यू नो करिकुलम। मैं ऐसे क्वेश्चंस फिर मैं लूंगी भी नहीं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस लिखा करो, ओके। रिजर्व्स एग्जाम, आप बैंक का अकाउंट होता है ना बेटा, उसमें आपके एक मिनिमम रिजर्व्स होते हैं ना, कि मतलब मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। 25,000 बैलेंस है तो अगर आप 25,000 बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको उसमें पेनल्टीज पड़ती हैं, राइट। तो सिमिलरली बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उसका एक रिजर्व्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होता है अपनी करेंसी में, गोल्ड की टर्म्स में एंड यूएस डॉलर की टर्म में। एक करेंसी होती है जो आईएमएफ बनाता है जिसको हम एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इन 4 टर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी रिजर्व्स, अब देखो मेरे पास 5,000 रुपये है फॉर एग्जांपल, अब मैं सोचा यार 5,000 रुपये मैंने थोड़ा सा बैंक, मेरी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इसको मैं थोड़ा रिजर्व्स में रख देता हूँ, मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में एंड फॉरेन पोजीशन स्ट्रांग होगी, अब फ्यूचर के लिए हमें जो है वो बेनिफिट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 5,000 में से 2,000 रुपये रिजर्व्स में रख दिए। अब मेरे पास क्या हुआ, 3,000 रुपये रह गए खर्चने के लिए, राइट। तो वो क्या हो गया, डेबिट आइटम होगी ना मेरे से, मैंने अपने हाथ से कैश जो है वो रिजर्व्स में डाल दी। अगर मैंने देखा कि मेरी इकोनॉमी को सिचुएशन में पैसा कम है, कुछ चाहिए मुझे ऐड करना है, तो मैंने वो 2,000 रुपया वापस निकाल लिया। अब वो क्या होगी, मेरी क्रेडिट आइटम होगी, अभी के अकाउंट की मेरे पास फिर से 5,000 रुपये हो गए,
मैंने कब बोला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट? मैंने तो नहीं बोला कोई भी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। कर दूंगी बच्चे, मुझे ना ये वीक दे दो, थर्सडे तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं कर दूंगी। मुझे रिमाइंड करा देना, मैं आपको कर दूंगी, ठीक है? सो करंट अकाउंट के कंपोनेंट समझ आ गए, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट समझ आ गए। अब हम आते हैं बैलेंस पे। ना करंट अकाउंट में जो सॉरी उसी से समझा, एनीवेज करंट अकाउंट में जो जो चीजें हैं, जो भी टर्म्स हैं आपकी करंट अकाउंट में, सो उस करंट अकाउंट में क्या करना है, इसमें फॉर एग्जांपल सारी एक्सपोर्ट्स को जब हमने ऐड किया, हर कमोडिटीज के जितने भी इसके कंपोनेंट्स को, कंक्लूजन में हमारे पास वैल्यू आई 100 करोड़ की, ठीक है? 100 करोड़ का नेगेटिव आया। अब ये क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया, हमारे लिए फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पैसा बाहर ज्यादा देना पड़ रहा, ठीक है? सो ये क्या हो गया? डेफिसिट इन दी करंट अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेफिसिट इन दी अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस डेफिसिट को, इस करंट अकाउंट के डेफिसिट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सरप्लस लेके आना है। किसमें? अकाउंट में, बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट कितनी? करो, देखो डेफिसिट है करंट अकाउंट का, उतने ही अमाउंट से मुझे सरप्लस शो करना है कैपिटल अकाउंट में। अब वो सरप्लस, अगर करंट अकाउंट, अगर इन केस करंट अकाउंट इज इन सरप्लस, अगर ये सरप्लस में है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? उतने ही अमाउंट का डेफिसिट शो करेंगे। एग्जाम्पल, करंट अकाउंट में लेट्स सपोज सरप्लस है, सरप्लस है मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स हमने ज्यादा किए हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए हैं इंपोर्ट से, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भी हमने पहले कितना लोन रीपे करना बाकी है, हम वो लोन रीपे कर देंगे। हम देख लेंगे कि हमें कितने इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी है फॉरेन में, हम वो कर देंगे, नहीं तो हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो द अल्टीमेटली जो भी डेफिसिट या सरप्लस होता है वो किस में होता है? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट उसको बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। डेफिसिट इन द करंट अकाउंट सेटल्ड बाय द सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट मैच विद द डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट। डेफिसिट है करंट अकाउंट में, हमें उतना ही सरप्लस कैपिटल अकाउंट में सेटल करना पड़ेगा। अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में, तो हमें उतना ही डेफिसिट जो है वो कैपिटल अकाउंट में सेटल करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रीच द इक्विलिब्रियम बैक, ठीक है? अब ये डिसइक्विलिब्रियम आती क्यों है? इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑलवेज बैलेंसेस या ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम? वन इज द सेम थिंग, ठीक है? बैलेंस और इक्विलिब्रियम सेम। इसका आंसर क्या है कि इन अकाउंटिंग सेंस तो हमेशा ये बैलेंस में रहेगा, क्योंकि हमारे जो बैलेंस नीचे जीरो ही शो करेगा, बट इन इकोनॉमिक सेंस ये हमेशा बैलेंस में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस होता है करंट अकाउंट में, जिसकी वजह से बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाया गया। अब ये इनबैलेंस क्यों होता है? नाउ क्वेश्चन इज दिस। पहला, नेचुरल रीजंस।
कभी फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, या ड्रॉट्स आ गए, या जैसे अभी कोविड आया था पोजीशन हमारे, ये भी नेचुरली बेसिकली प्रॉब्लम आई है। तो एनी नेचुरल कॉजेस जो कि हमारे इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में, जिसकी वजह से हमारे जो है वो डिसइक्विलिब्रियम आ जाती है। सेकेंड रीजन है इकोनॉमिक कॉजेस। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द इंपोर्ट्स। कई बार साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आती है, रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जो थोड़ा सा रिकवरी पीरियड, अब तो रिकवरी पीरियड स्टार्ट हो गया, पीछे क्या था, डिप्रेशन बेसिकली आ गया था। जैसे अभी रशिया की यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से हमें ऑयल प्राइसेस का जो है बेसिकली फ्लक्चुएशंस देखने को काफी ज्यादा मिल रहा है। फॉरेन हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, जैसे यूएस डॉलर की इंडियन करेंसी के अगेंस्ट कितनी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इट्स अराउंड अबाउट 75, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट इट्स अराउंड अबाउट 75। $1 इज इक्वल्स टू 75। अगर ये कम हो जाता है, 70 पे आ जाता है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीप हो जाएंगे दूसरों के लिए और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इंक्रीज हो जाती है तो लेट्स सपोज 75 से 80 हो जाती है, तो इंपोर्ट्स क्या बन जाएंगे, हमारे लिए एक्सपेंसिव। तो वो की क्या करेगा, डिसइक्विलिब्रियम कॉज कर देगा। Any adverse movements of capital affects the balance of payment. कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स, जैसे कोई भी क्राइसिस, इंटरनेशनल पॉलिसीज का, जैसे इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की पॉलिसीज चल रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकती है इसकी वजह से। समटाइम्स पॉलिटिकल फैक्टर्स में समटाइम्स गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। हम मतलब हमारे फॉरेन गवर्नमेंट हमारी ट्रांजैक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, और एल्स ये जैसे यूक्रेन वॉर चल रही है, वहां पे बहुत अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। समटाइम्स सोशल फैक्टर्स आल्सो, एनी चेंज इन दी सोशल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट प्रेफरेंसेस, कोई फैशन, किसी चीज की डिमांड अचानक से चेंज हो जाना, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द कॉजेज व्हाई वी आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। आज की डेट में जैसे इंडियन मार्केट में एक चीज चल रही है, वॉइस फॉर लोकल। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आप सबको प्रमोट कर रही है बेसिकली कि इंडियन कमोडिटीज बेसिकली ये बाय करो, राइट। तो उसमें यू कैन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आइटम्स आकर खरीदोगे तो इंपोर्ट्स कम होंगे, तो दैट ट्रेड पॉलिसी अफेक्ट। अब इसी तरह से ये हमें पॉजिटिव है तो दूसरे की जगह पे नेगेटिव भी हो सकती है। फॉरेन कंट्रीज अगर टैरिफ इंक्रीज कर दें, then also it affects the negative. दो पॉलिसीज बनती है इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्चुअली तीन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का अफेक्ट ट्रेड पॉलिसी के साथ देखा जाता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है कि आपको इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रही है, तो आपके लिए रिड्यूस हुआ है तो फॉरेन के लिए भी रिड्यूस हुआ है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कम होनी शुरू हो जाएंगी।
मॉनेटरी पॉलिसी एडवर्सली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होना, एंड वो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी रिड्यूसेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कोई भी एनी इंक्रीज इन टैक्सेस, इनकम टैक्स बढ़ गया, आपका पैसा आप कम खर्चोगे, वो क्या इफेक्ट करेगा आपकी डिमांड ऑफ कमोडिटीज पे, उसे इनडायरेक्टली आप दोनों केसेस में क्या करोगे, इंपोर्ट्स की भी डिमांड कम करोगे। सो दैट आल्सो अफेक्ट्स द बीओपी पोजीशन। मैं बोलती जा रही हूँ बड़ी देर से, मैंने आपके क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, सॉरी। Any question till now? Sorry, I was like, बोल ध्यान नहीं दिया, I should ask. Sometimes exchange control measures can also affect the position of the balance of payment. Exchange control measures क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज, ये बेसिकली डिटरमिन्स क्या करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर इसमें गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो कई बार उसको भी अफेक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन पे, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन? Any question, any query? Actually, this is all about the balance of payment. Any question, any query? Should I summarize? मैं summarize कर देती हूँ पूरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट includes all the transaction related to goods and services, exports and imports, and capital account relates to all financial statements, financial account जिसमें investments, unilateral transfer etc. सारा include हो जाता है। थर्ड, अगर डिसइक्विलिब्रियम होती है तो हमें उसको इक्विलिब्रियम में, मीन्स अगर जो भी डिसइक्विलिब्रियम है वो किस में आती है, उसमें बेसिकली करंट अकाउंट में। एंड कैपिटल अकाउंट एक्चुअली क्यों बनाया जाता है, टू मेंटेन द बैलेंस इन द करंट अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दो डिफरेंट terms हैं. Balance of trade refers to the exports and imports of only visible goods, whereas balance of payments refers to both the exports and imports of visible as well as the invisible goods. ठीक है? I hope it's understood. एंड कोई भी डिसइक्विलिब्रियम के रीजंस क्या हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है. पॉलिटिकल कॉजेस में कोई भी गवर्नमेंट जैसे किसी कंट्री के साथ मींस फेवरेबल रिलेशनशिप्स हैं तो फिर उसके साथ ट्रेडिंग करती है, एंड उस हिसाब से गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं. इकोनॉमिक कॉजेस सबसे ज्यादा होते हैं, कोई नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, कोई ड्रॉट्स आ गया, फ्लड्स आ गए एक्सेट्रा, एंड समटाइम्स जैसे ये यूक्रेन वॉर की तरह पॉलिटिकल कॉज ही है. ये भी यूक्रेन में वॉर है तो उसकी वजह से यूक्रेन और उसमें रशिया में क्राइसिस है, एंड उसका इम्पैक्ट हम पे भी देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रोड्यूस ऑयल इम्पैक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा. I hope everything is clear. Is there any question? बाकी बुक्स बच्चे मुझे मैंने अभी कहा था मुझे जस्ट गिव मी अ वीक, नेक्स्ट वीक में आपको
सेंड कर दूंगी। मैं अभी देखती हूँ, अगर मुझे फोन में होगा तो मैं आज ही कर दूंगी, नहीं तो फिर मुझे एक वीक दे दीजिए। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? I think there is no questions. I think there is no more question. One question. Harshit, I haven't made any group actually, but there is some group and they added me in that group. And we'll just wait for the next class. Next class में मैं group का link share कर दूंगी, ठीक है? करंट अकाउंट बच्चे सबसे सिंपल अकाउंट होता है, क्योंकि उसमें वही गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है जो कि हम करते हैं। उसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, जो भी ट्रेडिंग होती है वो सारी आ जाती है। आपने बाहर से जो भी चीज खरीदी या बाहर जो भी चीज बेची, वो सारा का सारा करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे आई डोंट नो, मैं आप नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। बुक्स आई थिंक सो अभी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बिल्कुल बच्चे, आप नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सकते हो, बट उसके लिए आपको 2-3 मिनट जल्दी एंटर करके अपनी क्वेरी पहले ही चैट बॉक्स में लिखनी होगी, सो दैट मैं अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपकी क्वेरीज ले लूं, ठीक है? आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चन। Mahendra sir, okay guys, thank you, bye, take care, have a nice day. Mahendra sir, end कर दीजिए क्लास। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।